दोस्तों, फ्रॉम में अभी तक आपने देखा कि तेबिथा, ईथन, डोना, एलिस और कुछ कॉलोनी हाउस के लोग खाना इकट्ठा करने के लिए टाउन से बाहर चले जाते हैं। वो जंगल के अंदर एक रात गुजार कर सभी खाने को पैक करेंगे और अगले दिन वापस आने वाले हैं। फातिमा एलिस को गुड बाय बोलकर खुद कॉलोनी हाउस के अंदर चली जाती है। जाने से पहले डोना ने कैनी को बोला था, मुझे फातिमा पर जरा सा शक हो रहा है, इसलिए मेरे जाने के बाद तुम फातिमा पर जरा सी नजर रखना। जिसके चलते कैनी फातिमा के कमरे में गया। वहाँ पर फातिमा पहले से मिट्टी के कुछ पुतले बना रही थी। तभी सीन कट हुआ और हमने देखा विक्टर और उसके पिता डेविड को, जो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान हमें पता चला कि डेविड बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि कॉलोनी हाउस की बैक साइड वाला जो पेड़ है वो पिछले साल की तरह इस बार भी जरा सा आगे चला गया। ऐसा जब कभी भी होता है, समझ लीजिए कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है, और वो आफत इन बेचारे मासूम लोगों पर ही टूटती है। यहाँ हमने देखा जेड और बॉयड को, जो पुलिस स्टेशन में बैठे थे। दरअसल जेड ने बॉयड के कहने पर जंगल में मिले हुए मशरूम्स को खा लिया था। ये मशरूम्स दुनिया में आसानी से नहीं मिलते। ये जहाँ कहीं भी होते हैं वो जगह बहुत ही ज्यादा खास होती है, इसीलिए जेड उन मशरूमों को खा लेता है, इस उम्मीद में कि शायद वो मशरूम इस जगह से बाहर निकलने में जेड की मदद कर दे। तभी वहाँ पर कैनी आया, जिसे देखकर बॉयड तुरंत ही कमरे से बाहर आ जाता है। जेड को लगा शायद कैनी यहाँ पर रियल नहीं है, क्योंकि जेड को मशरूम खाने के 2 घंटा बाद अजीब अजीब जिंदा और मुर्दा चीजें नजर आने लगी थी। बॉयड ने कहा, कैनी तुम इतनी हड़बड़ी में यहाँ क्या कर रहे हो? कैनी कहता है, तुम्हें खुद चल के देख लेना चाहिए, क्योंकि फातिमा मिट्टी के पुतले बना रही है। ये सुनते ही बॉयड बहुत ज्यादा चौंक गया और तभी सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं एल्जिन को, जो चर्च के अंदर अकेली बैठी हुई सैरा के पास आता है। सैरा एल्जिन को देखकर बहुत अफसरदा फील करने लगी, क्योंकि उसी ने ही एल्जिन की आंख बाहर निकाली होती है। एल्जिन कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस फिर से तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। लेकिन तभी सैरा जरा सी भड़क गई। सैरा ने कहा, हम दोस्त पहले भी थे, मगर दोस्त होने का मतलब ये था कि तुम मेरी बातों को सुनो और समझो। मैंने कहा था कि ये आत्माएं तुम्हें जो कुछ भी करने को कह रही हैं वो बहुत गलत है, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी। और देखो, जिस मॉन्स्टर को हमने इतनी मुश्किल से मारा था, अब वो फिर से इस टाउन के अंदर खुला घूम रहा है। पता नहीं कब कहां वो क्या चीज कर दे। तभी सीन कट हुआ और हमने देखा डेविड को, जो फाइनली अपनी हिम्मत इकट्ठा करके विक्टर से उन पीले कपड़ों वाले आदमी के बारे में पूछ लेता है। विक्टर ने कहा, डैड वो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन फिलहाल आप उससे थोड़ा सा छोटे मसले पर फोकस कीजिए। पिछली बार जो कुछ बुरा हुआ, मैं उससे अंदाजा लगा रहा हूँ इस बार कितना और क्या बुरा होने वाला है। मगर डेविड ने कहा, इस चीज का कोई फायदा नहीं, तुम्हें चाहे पता भी हो कि क्या बुरा होने वाला है, लेकिन फिर भी तुम होनी को टाल नहीं सकते। लेकिन मजे की बात है, तुम हमें उस पीले कपड़ों का राज बता सकते हो, प्लीज बता दो, जिससे हमारी मदद हो जाएगी। मगर विक्टर चुपचाप अपने पिता से दूर जाने लगा। यहाँ सीन कट हुआ और हमने देखा बॉयड, जेड और कैनी को, जो अब कॉलोनी हाउस के अंदर आए होते हैं। बॉयड ने जेड को नीचे ही रुकने का कहा और खुद कैनी के साथ फातिमा के कमरे में चला गया। फातिमा के कमरे के बाहर कैनी को बॉयड ने बाहर ही रुकने का बोल दिया और खुद अंदर आ जाता है। बॉयड ने कहा, फातिमा ये तुम क्या कर रही हो? फातिमा बॉयड को देखकर चौंकी नहीं और उल्टा वो बॉयड को बाहर जाने का कहती है, मगर बॉयड फातिमा को ये सब कुछ रोक कर नीचे चलने का बोलता है। लेकिन फातिमा तो टस से मस नहीं होती। यहाँ सीन फिर से शिफ्ट हुआ जूली और ब्रैड पर, जो अब बहुत बड़ा कारनामा करने वाले थे। दरअसल जूली को वो पेज मिल गया था जहाँ पर स्टोरी वॉकिंग यानी कि टाइम ट्रेवल के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया। जूली स्टोरी वॉकिंग यानी वक्त में पीछे और आगे जाने के बारे में ब्रैड को बता रही थी। ब्रैड को ये टेक्निकल चीजें समझ नहीं आती, इसीलिए वो पीछे जाकर चेयर पर बैठ जाता है। ब्रैड ने कहा, प्लीज तुम मुझे आसान आसान लफ्जों में समझाओ। जिस पर जूली ने कहा, चलो हम बातों के अलावा कुछ करके दिखाते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो, अगर हमें डैड को वापस इस दुनिया में लाना है तो हमें सबसे पहले गुजरे हुए वक्त की कोई चीज यहाँ पर लानी होगी। ऐसा करने के लिए हम एक मर्तबा फिर से खंडरों में जाएंगे और वहाँ से कुछ ना कुछ उठा लाएंगे। जूली का ये प्लान सुनकर ब्रैड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ब्रैड ने कहा, चाहे मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ, मगर कुछ चीजें तो मुझे भी समझ आती हैं। हो सकता है हम पुराने वक्त की कोई चीज यहाँ पर लाएं और हमारा अब का वक्त पहले से भी बिगड़ जाए, इसलिए हमें कुछ ना कुछ और सोचना होगा। जिस पर जूली कहती है, ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बिना हम बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर पाएंगे और हम इसी तरह वक्त जाया करते रहेंगे। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं फातिमा को, जो लगातार बॉयड को अपने रूम से बाहर चले जाने का कहती है। फातिमा ने कहा, मैंने इस चीज के बारे में एलिस तक को नहीं बताया, लेकिन आप उसके पिता हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, जिसके चलते मैं आपको सच सच बता रही हूँ। देखिए, जो चीज पहले मेरे पेट में थी, मुझे बिल्कुल वही चीज दोबारा महसूस होती है और मुझे डर है कि ये टाउन अब लगातार वैसी चीजें मेरे पेट में ना डालता जाए। इसलिए मुझे अपना ही कोई शैतान बनाना होगा जो बाहर के शैतानों से मेरी प्रोटेक्शन करे। बॉयड ने कहा, लगता है तुम पागल हो गई हो फातिमा, उस चीज ने तुम्हारे दिमाग से खेला है और इस चीज का कोई फायदा नहीं है। आखिरकार ये है तो मिट्टी के पुतले ही, चाहे तुम इन्हें जितना मर्जी सजा लो, इस चीज
चीज में जरा सा भी लॉजिक नहीं है। फातिमा ने कहा लॉजिक? लॉजिक की क्या बात करते हो? भला इस चीज में लॉजिक है कि रात होने पर मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं? इस चीज में लॉजिक है कि मेरे पेट में एक मॉन्स्टर का बच्चा पल रहा था। बच्चा तो क्या, वो कुछ ही सेकंड्स में बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। बताओ इस बात में लॉजिक है कि जिसे तुमने मारा था अब वो फिर से मॉन्स्टर बनकर हमें डराता फिर रहा है? तो किस लॉजिक की बात कर रहे हो? तो ये सुनते ही बॉयड हार मानकर फातिमा के कमरे से बाहर आ गया, जहाँ पर कैनी मौजूद था, जिसे देखकर बॉयड ने कहा मुझे नहीं पता कि फातिमा के दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है कि वो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल अनहोनियां तो हुई है। फातिमा माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन फिर भी उसने एक बच्चे को जन्म दिया। मगर कैनी कहता है वो बच्चा नहीं, वो एक मॉन्स्टर था। इसलिए जो कुछ भी फातिमा कर रही है हमें इसे रोकना होगा, वरना ये सबको मुश्किल में डाल देगी। बॉयड कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन फिलहाल हमें फातिमा को रोकने के लिए जरा टेक्निक से काम लेना है। अगर हम ऐसे ही उसे रोकने लगे तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे, इसलिए फिलहाल जरा सा इंतजार करो। यहाँ हम देखते हैं डोना और बाकी एक ग्रुप को जो जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके थे। बेचारी तैबिथा बार बार जिम को याद करके रोए जा रही थी, इसीलिए डोना ने तैबिथा को एक जगह पर बिठाकर उसका मन हल्का किया। डोना ने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ हुआ है। यकीन मानो मैं भी अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती थी। चलो तुम्हें तो इस बात का सहारा है कि तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है, लेकिन मुझे क्या पता मेरा हस्बैंड किस हाल में होगा। मैंने तो अपने हस्बैंड को असली दुनिया में आखिरी मर्तबा पिछले 13 सालों में ही देखा था। उन दोनों की बातचीत चल रही थी कि इतने में उन्हें एलिस और ईथन की आवाज आई। दोनों एलिस और ईथन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले से ही जमीन पर एक चिड़िया काफी जख्मी हालत में गिरी हुई थी। ये चीज उनके लिए बहुत अजीब थी, क्योंकि उन्होंने इस टाउन के अंदर आने के बाद काले कव्वों के अलावा उड़ने वाली किसी भी चीज को नहीं देखा था। इसलिए ईथन अपनी मॉम से कहता है क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ, जिस पर तैबिथा मुस्कुरा देती है। तभी सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं सोफी को, जो लगातार स्विमिंग पूल के अंदर ठीक उसी जगह पर देखे जा रही थी जहाँ पर वो गंजा आदमी जो इस टाउन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था वो दफनाया हुआ होता है। थोड़ी ही दूर डाइनर में बैठी हुई क्रिस्टी और जेना भी सोफी को देख रही होती है। वो दोनों हंसी मजाक कर रहे थे कि इतने में उन सबको सोफी के चीखने की आवाजें आने लगी, जिसके चलते वो सब लोग भागते भागते सोफी के पास स्विमिंग पूल के अंदर आ गए। पता नहीं कैसे सोफी स्विमिंग पूल के अंदर गिर गई थी और तो और उसका हाथ भी टूट जाता है। दोस्तों हमें तो पता है कि ये सोफी नहीं बल्कि असलियत में वही पीले कपड़े पहना हुआ मॉन्स्टर था, लेकिन इस बात के बारे में पूरे टाउन वालों में किसी को भी भनक तक नहीं होती। यहाँ हम देखते हैं सैरा को, जिसने सोफी के टूटे हुए हाथ को देखा और फिर भागती हुई डाइनर के अंदर आ गई और तुरंत ही एक ग्लास में पानी डालकर उसमें से 2 घूंट पी लिए। बचे हुए पानी को उसने जिस जग में से डाला था उसी जग में दोबारा डाल दिया और फिर दूर जाकर उस जग को देखने लगी। दोस्तों ये सब कुछ सैरा इसलिए कर रही थी क्योंकि कल सुबह ही सैरा के दिमाग में एक मर्तबा फिर से आत्माओं ने हमला किया था और उन्होंने ही सैरा को ऐसा करने का कहा होता है। यहाँ हम देखते हैं जेड और बॉयड को, जो सीढ़ियों पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। बॉयड ने फातिमा के बारे में हर एक चीज जेड को बता दी, मगर जेड कहता है मुझे नहीं पता कि इस टाउन में आखिर हो क्या रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। किसी को भी नहीं पता कि उनका खात्मा किस तरह होगा। पता नहीं हम यहाँ से कभी निकल भी पाएंगे या नहीं, या हम सब लोग यहीं पर सड़ने वाले हैं। इधर दूसरी तरफ डोना और सभी ग्रुप ठीक उसी जगह पर आ गए जहाँ पर कंकालों की लाशों पर नुकीले कील ठोक रखे थे। डोना ने ये नजारा पहली मर्तबा देखा था, लेकिन वो सबको हौसला देती है और कहती है इन पर ध्यान ना देते हुए हमें सब्जियां इकट्ठा करनी होगी। यहाँ हम देखते हैं ब्रैड को, जो जूली के घर आया था और यहाँ पर हमें एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाता है। हम देखते हैं जूली को जो अपने बाल काट रही थी और ये ठीक वही जूली थी जिस जूली को जिम ने मरने से पहले देखा था और वो ब्रैड को कहती है चलो हम स्टोरी वॉकिंग यानी टाइम ट्रेवल करने में बिल्कुल रेडी हैं। लग तो ऐसा रहा है कि अब ये जूली अपने पिता के पास जाने वाली है, लेकिन जब वो खंडरों के सामने आए तो जूली ने कहा ब्रैड तुम्हारा आइडिया बिल्कुल ठीक था, हमें किसी छोटी से बड़ी चीज को यहाँ से वहाँ नहीं लाना, हमें सबसे पहले किसी निशान को या किसी साइन को यहाँ से वहाँ लेके जाना है। ब्रैड कहता है मैं समझा नहीं। जूली ने कहा मैं अपने साथ एक पेपर और एक पेंसिल ले जाऊंगी, मैं जहाँ कहीं भी गई तो वहाँ जाते ही उस पेपर पर पेंसिल से एक साइन यानी एक्स बना दूंगी, तो मुझे 5 सेकंड के बाद वापस बाहर खींच लेना और हम देखेंगे कि टाइम ट्रेवल के बाद का यानी जहाँ पर भी गई वहाँ पर बनाया गया एक्स हमारे प्रेजेंट टाइम में है या नहीं है। अगर तो ऐसा हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि हम समय में आगे जाकर या समय में पीछे जाकर वहाँ से किसी भी चीज को इस समय में ला सकते हैं। लेकिन ब्रैड इस चीज पर अभी भी राजी नहीं था, क्योंकि अगर जूली की किस्मत खराब हुई और इस मर्तबा मॉन्स्टर्स ने जूली को 5 सेकंड के अंदर ही मार डाला तो वो जूली को खो देगा। अगर जूली कहती है हमें इतना रिस्क तो लेना ही है और ब्रैड अपने दिल पर पत्थर रखकर जूली की बात मान लेता है और फिर जूली और ब्रैड दोनों तैयार होकर टाइम ट्रेवल करने को रेडी थे। जूली खंडरों के अंदर गई और अंदर जाते ही वो टाइम में पीछे चली जाती है। वो अपने आप को टाउन के बीचों बीच देखती है
जहाँ सड़क पर लाशें ही लाशें थी और ये वक्त बहुत ही पुराना लग रहा था क्योंकि वहाँ पर गाड़ियां भी बहुत पुरानी होती है। यहाँ ब्रैड ने देखा कि जूली को अब लगातार दौरे पड़ने लगे हैं। जूली तुरंत ही अपने आप को संभाल कर पेपर और पेंसिल बाहर निकालती है, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। पीछे कोई और नहीं बल्कि वही पीले कपड़े पहने हुए आदमी था जो लोगों के कलेजे और उनके दिलों को काट कर खा रहा होता है। वो जूली को देखते ही जूली की ओर बढ़ता है, पर वक्त रहते जूली पेपर पर एक्स लिख देती है और खुशकिस्मती से ब्रैड ने उसे बाहर भी खींच लिया। जूली बाहर आते ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसने ऐसा नजारा आज से पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर तभी जूली को याद आया कि उसने पेपर पर एक्स भी देखना है। जैसे ही जूली ने पेपर बाहर निकाला तो वहाँ पर एक्स का तो नामो निशान ही नहीं था। ये देखकर जूली और ब्रैड और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें ये बात तो पक्की साबित हो गई कि वो वक्त में पीछे या आगे तो जा ही सकते हैं, लेकिन वहाँ से कोई चीज यहाँ पर नहीं ला सकते। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं विक्टर और डेविड को, जहाँ पर विक्टर अपने पिता के लाख कहने के बावजूद भी अपने पिता को उस पीले कपड़ों की सच्चाई नहीं बताता, मगर वो रोते हुए एक वैन के करीब गड्ढा खोदने लगता है। कुछ देर बाद विक्टर ने गड्ढे में से पेंटिंग्स बाहर निकाली और अपने पिता को देखने का कहा। डेविड जैसे ही उन पेंटिंग्स को देख रहा था तो पेंटिंग्स में सिर्फ और सिर्फ वो पीले कपड़े पहने हुए आदमी ही होता है। फिर विक्टर ने अपने पिता को बताना शुरू किया कि ये आदमी हमारे साथ ही टाउन के अंदर आया था। ये मॉम का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो हमें ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि ये हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पल ये हमारे साथ होता तो अगले पल ये हमसे 100 मील दूर पहुंच जाता। ये रातों को सोता भी नहीं था। और तो और एक मर्तबा जब मैंने अपनी मॉम की लाश देखी तो ये उनके करीब मॉम का कलेजा निकाल कर खा रहा होता है। विक्टर की ये सभी बातें सुनकर डेविड बहुत ज्यादा डर में परेशान हो गया। डेविड से विक्टर की ये बातें सुनी नहीं जा रही थी। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं उसी घटिया मॉन्स्टर को, यानी सोफी को, जिसका हाथ बड़ी बुरी तरह सूजा हुआ था। क्रिस्टी ने कहा कल परसों तक इसकी सूजन कम हो जाएगी और फिर मैं तुम्हारी हड्डी को पहले जैसा करके जोड़ दूंगी। इधर सीन फिर से कट हुआ और हम देखते हैं सैरा को, जो लगातार जग की ओर देख रही थी, मानो जैसे उस पानी में से कुछ बहुत ही भयानक निकलने वाला हो। लेकिन तभी एक औरत ने उस जग के पानी को सिंक के अंदर वेस्ट कर दिया और सैरा भी चुपचाप डाइनर से बाहर चली गई। इधर हम देखते हैं कैनी और बॉयड को, जो अब एक मर्तबा फिर से फातिमा को समझाने के लिए आए थे। फातिमा ने कहा मुझे पता है कि तुम बार बार एक ही तरह की बकवास करने आए हो, तुम्हें नहीं पता कि इस टाउन में क्या हो रहा है। बॉयड ने कहा ये तो बात तुम्हारी सही है और हमें लगता है कि पता तुम्हें भी नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रही हो इसे रोक दो, वरना कॉलोनी हाउस वाले और टाउन के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। बॉयड की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फातिमा उन सबको बोलने लगी मुझे हर रोज रात को सपना आता है जिसमें वही मॉन्स्टर जिसे तुमने मारा था वो इस खिड़की के बाहर खड़ा होकर मेरी ओर देखकर मुस्कुराए जाता है और मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज ये होती है कि बहुत जल्द तुम सभी टाउन वाले और कॉलोनी हाउस वाले आधे रह जाओगे, यानी आधे लोग मारे जाने वाले हैं। ये सुनते ही बॉयड और कैनी बाहर आ गए और बॉयड ने कैनी से बोला तुम ये बातें किसी को नहीं बताओगे क्योंकि फिलहाल मुझे जेड की भी खबर रखनी है। जब तक जेड हमें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में कुछ नहीं बताता तब तक हमें धीरज रखना होगा। इसके फौरन बाद कैनी नीचे चला जाता है। जब बॉयड सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा कि इतने में बॉयड के पास से ठीक वही रिंग जो बॉयड की बीवी की उंगली में थी वो रिंग नीचे सीढ़ियों पर गिरती है। बॉयड ने उसे उठाया और उसमें इन्फिनिटी का सिंबल भी देखा और बॉयड को तुरंत याद आ गया कि ये रिंग तो बॉयड के पास पुलिस स्टेशन में रखी हुई थी, तो ये रिंग यहाँ पर क्या कर रही है। इतने में नीचे जेड आ जाता है, लेकिन बॉयड ने कहा जल्दी से हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस स्टेशन के अंदर जाते ही बॉयड ने जेड को बाहर ही रुकने का कहा और बॉयड अपने डोर में से एक बक्से को बाहर निकालता है और उसमें से वही रिंग ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढा ढांडी करने के बाद उसे वो रिंग भी मिल जाती है, लेकिन जिस रिंग को उसने अभी पहले देखा था और अभी उसे टेबल पर रखा था वो रिंग तो वहाँ पर थी ही नहीं। ये सब चीजें बॉयड को बहुत ज्यादा हैरान करती हैं क्योंकि मशरूम तो अभी अभी जेड ने खाए थे और ये हेलुसिनेशन बॉयड को क्यों हो रही है। बॉयड को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि तभी सीन भी कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं एलिस और उसके साथ दो लोगों को जो सब्जियां निकाल रहे होते हैं। यहाँ हमने देखा ईथन, डोना और तैबिथा को, जहाँ पर ईथन के कहने पर तैबिथा और डोना तालाब के पानी को उसी चिड़िया पर आहिस्ता आहिस्ता करके शावर करने लगे क्योंकि ईथन का मानना था कि शायद यही वो आंसुओं की नदी है जिसे ढूंढने के लिए उसके पिता ने बोला है। इतने में ही एक आदमी जिसका नाम था माइकल, उसे सब्जियां ढूंढते ढूंढते बहुत बड़ी रस्सी दिखाई दी। बस इतना ही था कि माइकल ने वो रस्सी खींचना शुरू कर दी, लेकिन ये माइकल की सबसे बड़ी गलती थी। सब लोगों ने देखा कि तालाब में से कुछ अजीब तरह का भयानक राक्षस सांप बाहर आ रहा है, जिसे देखकर एलिस, डोना, तैबिथा, ईथन, माइकल बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो गया। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।